गुआन ताओ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और जियान ए से माफ़ी मांगते हुए कहा। जियान ए, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें यू मेंग्याओ पर हाथ उठाने के लिए मजबूर किया। मैंने सुना है कि यू मेंग्याओ का चचेरा भाई एक गैंगस्टर है। क्या वह तुमसे बदला लेगी? तुमने उसे मारा? जिया क्विंगहुआन हैरान था। उसने जियान ए को अविश्वास से देखा। तुमने उसे मारा? शुरू से अंत तक जियान ए का चेहरा उदासीन था। उसने पहले सिर हिलाया और फिर बोली, क्यों? क्या मुझे उसे पीटने के लिए कोई दिन चुनना होगा? जिया किंगहुआन बहुत देर तक जियान ए के चेहरे को देखती रही जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि जियान ए की आंखों में कोई डर नहीं है। फिर वह अचानक मुस्कुराई और प्रशंसा करते हुए सिर हिलाया। मैं सही थी, यह मेरा दोस्त है। जियान ए भी मुस्कुराई जैसे कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि क्या हुआ था। गुआन ताओ खुद को पूछने से नहीं रोक सका। किंगहुआन, क्या जियान ए ठीक रहेगा? मुझे डर है कि यू मेंग्याओ को जियान ए के साथ परेशानी होगी। जिया क्विंगहुआन तिरस्कार के साथ उपहास करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने धीरे से कहा, ये यू मेंग्याओ क्षुद्र होने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा जियान ए ने उसे कई लोगों के सामने मारा। अपने व्यक्तित्व के साथ वह चीज़ों को चुपचाप लेने के लिए तैयार नहीं होगी। तो क्या करें? गुआन ताओ घबरा गया और लगभग रोने लगा। जियान ए ने गुआन ताओ के कंधे को थपथपाया और उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जिया क्विंगहुआन ने ये भी कहा, चिंता मत करो। हालांकि यू मेंग्याओ अतिवादी तरीके से काम करता है, कोई और हमेशा मजबूत होगा। जब तक गाओ यांग उसे ऐसा करने नहीं देता, वह ऐसा नहीं करेगी। मैं गाओ यांग को बाद में बताऊंगा, वह ठीक हो जाएगी। हालांकि उनकी सहज अभिव्यक्ति के बावजूद गुआन ताओ अभी भी बहुत असहज महसूस कर रहे थे। ये मामला उन्हीं की वजह से शुरू हुआ। अगर जियान ए को इस वजह से ठेस पहुंची तो वह खुद को माफ नहीं कर पाए। जो कुछ हुआ था उसकी खबर खाना खत्म होने में लगे समय के भीतर ही फैल गई। प्रत्येक संस्करण पिछले से अधिक रोमांचक था। गुआन ताओ और यू मेंग्याओ गाओ यांग को लेकर लड़ रहे थे। गुआन ताओ की रक्षा के लिए जियान ए ने सार्वजनिक रूप से यू मेंग्याओ को थप्पड़ मारा। गाओ यांग, गुआन ताओ और यू मेंग्याओ एक प्रेम त्रिकोण में थे। गाओ यांग ने गुआन ताओ को प्रेम चिन्ह के रूप में एक एलवी रुमाल दिया। यू मेंग्याओ ने तीसरे पक्ष गुआन ताओ का हाथ खरोंच दिया, लेकिन इसके बजाय उसे अपमानित किया गया, इत्यादि। जियान ए को ऐसा लगा जैसे वह कोई प्राइम टाइम मेलोड्रामा देख रही हो। यह अफसोस की बात थी कि इर्जोंग के ये छात्र पटकथा लेखक नहीं बनना चाहते थे। दोपहर में स्कूल के बाद जियान ए और गुआन ताओ अपनी बस का इंतजार करने के लिए बस स्टॉप पर गए। हालांकि गुआन ताओ की हालत अच्छी नहीं थी और वह स्तब्ध दिख रही थी। दोपहर में स्कूल में अफवाहों के बारे में सोचकर जियान ए मदद नहीं कर सका, लेकिन आह भर गया। इसे दिल पर मत लो। इन लोगों को गपशप करना और अफवाहें गढ़ना पसंद है। तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए था। गुआन ताओ ने अपना सिर हिलाया। मैं इन अफवाहों पर ध्यान देने के मूड में नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में चिंता है। मुझे डर है कि यू मेंग्याओ को तुमसे परेशानी होगी। जियान ए का दिल गर्म हो गया, लेकिन वह लापरवाही से मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कुछ नहीं होगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे, एक साइकिल अचानक आगे बढ़ी और जियान ए के सामने रुक गई। जियान ए ने सहजता से ऊपर देखा और लगभग 14 या 15 साल के एक लड़के को साइकिल पर देखा। लड़का लगभग 1.75 मीटर लंबा था। उसके बाल छोटे थे और चेहरा शिशु जैसा था। उसके गालों पर कुछ प्यारी बेबी चर्बी थी।
उसकी त्वचा गोरी और साफ थी, जिससे लोगों पर सुंदर और मनमोहक प्रभाव पड़ता था। जियाची, जियान दंग रह गई और उसने एक नज़र में अपने चचेरे भाई को पहचान लिया। याओ जियाची का एक पैर सड़क के किनारे था और दूसरा साइकिल के पैडल पर था। उसने जियान को देखकर पलकें झपकाईं और फिर अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। दीदी, ऊपर आओ, चलो खाना खाते हैं। जियान के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, इससे पहले कि उसकी नज़र जियाची के चेहरे पर पड़े। पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था जब उसने अपने चचेरे भाई को देखा था। उसी पीढ़ी के लोगों में, अपने बड़े भाई के अलावा, जियान अपने इस चचेरे भाई के भी करीब थी। अपने पिछले जीवन में, विश्वविद्यालय में अपने व्यवसाय में सफल होने के बाद, उसने तुरंत अपने चचेरे भाई को यूरोप में विदेश में अध्ययन करने के लिए भुगतान किया, जिसका परिणाम उत्कृष्ट था। वह कई वर्षों तक वहां गया और वे उस दिन तक भी नहीं मिले। जियान एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया और उसका पुनर्जन्म हुआ। अब जब 14 वर्षीय जियाची फिर से उसके सामने आए, तो जियान का दिल हिल गया और वह जवाब देना भूल गई। बहन, याओ जियाची ने अपना सिर आगे बढ़ाया और स्तब्ध जियान को देखकर पलकें झपकाईं। क्या गलत? जियान को होश आया और उसने पूछने से पहले खुद को शांत किया। भोजन? हम कहाँ जा रहे हैं? ओह, याओ जियाची ने थोड़ी देर बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की और धीरे से कहा, मेरी माँ ने कहा था कि आप कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती थे और उनके पास आपको देखने का समय नहीं था। अब जब आप ठीक हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वह आपके परिवार को भोजन कराएंगी। जियान ने सिर हिलाया। उसके पानी में गिरने के बाद उसकी चाची का जिक्र हो रहा होगा। जियान ने, अगर तुम्हें कुछ करना है, तो आगे बढ़ो, मैं खुद वापस चला जाऊंगा। गुआन ताओ ने जियान से कहा। ठीक है, कल मिलते हैं, जियान ने कहा जब वह जियाची की साइकिल की पिछली सीट पर बैठी और गुआन ताओ की ओर हाथ हिलाया। याओ जियाची ने अपने पैरों से ताकत लगाई और साइकिल आसानी से निकल गई। उसके चेहरे पर हल्की, ठंडी हवा चल रही थी और वह जियाची के शरीर पर डिटर्जेंट की हल्की गंध महसूस कर सकती थी। हालांकि, इसने जियान को फिर से अवास्तविक महसूस कराया। जियान बाइक की सीट पर बगल में बैठ गया और सड़क पर यातायात को देखा। इमारतें धीरे धीरे अतीत की ओर चमकती रहीं। उसने तुरंत अपना सिर थोड़ा घुमाया और जियाची की चौड़ी पीठ पर झुक गई। याओ जियाची ने बगल में देखा और वेनिला की तरह मासूमियत से मुस्कुराया। लगभग आधे घंटे बाद, दोनों झोंगलू जिले में एक घर में बने खाने के स्टॉल के सामने रुके। दोनों परिवारों के बीच घनिष्ठ संपर्क था और वे अधिकांश समय घर पर खाना पकाने में बिताते थे। जब वे कभी-कभी खाने के लिए बाहर आते थे, तो वे ज्यादातर इसी किफ़ायती स्टॉल को चुनते थे। जियान और जियाची यहाँ हैं। जैसे ही वे अंदर आए, भावुक महिला बॉस ने उनका स्वागत किया। चूंकि वे नियमित ग्राहक थे और जियान और जियाची अच्छे दिखते थे, महिला बॉस को उनके नाम लंबे समय से याद थे। हेलो, आंटी, क्या मेरी माँ और बाकी लोग यहाँ हैं? जियान ने बॉस का विनम्रता से स्वागत किया और फिर पूछा। वे यहाँ हैं, वे अंदर हैं, महिला बॉस ने उन्हें अंदर ले जाते हुए कहा। चाची, चाचा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, जियान ने वांग यूझी और याओ फेंग को देखा और जल्दी से उनका स्वागत किया। वांग यूझी वांग परिवार में सबसे छोटा बच्चा था और वांग यूनमेई की सबसे छोटी बहन थी। वह काफी हद तक वांग यूनमेई की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी प्राकृतिक त्वचा वांग यूनमेई जितनी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा, उसने एक कठिन जीवन जिया था और जानबूझकर अपना ज्यादा ख्याल नहीं रखती थी, इसलिए वह वांग यूनमेई से कहीं अधिक उम्र की दिखती थी। उसके चाचा, याओ फेंग,
उसके परिवार के ही गांव से थे। दोनों एक साथ रहते थे और बैयून शहर में अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले उन्होंने जियाची को जन्म दिया। जियाची अपने पिता के समान दिखता था, इसलिए ये बताना मुश्किल नहीं था कि जब जियान ए का चाचा छोटा था तो वह एक सुंदर आदमी था। इसके अलावा याओ फेंग लंबा और मजबूत था और आमतौर पर ताकत वाला काम करता था, इसलिए उसका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था। वह उसके बड़े चाचा की तरह नहीं था, जिनका वजन 40 साल का होने से पहले ही बढ़ना शुरू हो गया था। वांग यूझी दरवाजे के पास बैठे थे। जब उसने जियान ए को देखा तो वह जल्दी से खड़ी हो गई और उसे लटकाने में मदद करने के लिए जियान ए का बैग ले लिया। वह पूछना नहीं भूली, जियो ए, तुम्हारा शरीर कैसा है? क्या तुम ठीक हो? जियान ए ने उसे धन्यवाद दिया और सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो चाची और चाचा, यह अच्छा है कि आप ठीक हैं। जब मैंने पहली बार यह सुना तो मैं चौंक गया, ये देखकर कि जियान ए पहले से अलग नहीं दिख रही थी। वांग यूझी को राहत मिली। उसने तुरंत स्टॉल मालिक से कहा, बॉस, खाना परोसना शुरू करो। दोनों बच्चों को कोक की 2 बोतलें दो। महिला बॉस के बाहर जाने और निजी कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद वांग यूझी ने वांग युनमेई की ओर देखा और कहा, बहन, जियो ए को कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था और मैं उससे मिलने नहीं गया। अंत में जब मैं उसके पास जाना चाहता था तो उसे पहले ही छुट्टी दे दी गई थी। मुझे दोष मत दो। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे पता है कि आप जियो ए के बारे में चिंतित हैं, और यह काफ़ी है। इसके अलावा आपकी और जीजाजी दोनों की नौकरियों में पूर्ण उपस्थिति पुरस्कार हैं, तो आप छुट्टी कैसे मांग सकते हैं? वांग युनमेई ने पूछा। वांग यूझी झोंगलू जिले में एक कपड़े की फैक्ट्री में दर्जी थे। यह एक कठिन काम था और वह अक्सर ओवरटाइम काम करती थी। हालांकि वह एक तकनीकी कर्मचारी थी, लेकिन उसका वेतन अधिक नहीं था। याओ फेंग रेलवे के लिए एक मालवाहक था। सुबह होने से पहले उसे उठकर काम करना पड़ता था। दिन के अंत में भले ही उसका शरीर मजबूत हो, वह इतना थक जाता था कि उसकी कमर और पैरों में दर्द होने लगता था। सौभाग्य से ये काम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था, इसलिए याओ फेंग का वेतन अपेक्षाकृत अधिक था। इस स्थिति में उन दोनों के पास जियान ए से मिलने का समय नहीं था। वांग युनमेई स्वाभाविक रूप से समझ गए। वांग यूझी ने अपनी बहन को समझा। वह जानती थी कि उसकी बहन इस मामले में ज्यादा नहीं सोचेगी। बात सिर्फ इतनी थी कि उसे खेद महसूस हुआ। वैसे यूझी, कुछ चीजें हैं जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई हैं। वांग युनमेई ने तुरंत विषय बदल दिया और वांग यूझी की ओर देखा। वांग यूझी के पूछने की प्रतीक्षा किए बिना वांग युनमेई ने कहने की पहल की, इस पहले मामले के संबंध में मुझे बस इसकी आदत हो गई है। मैं 12 वर्षों से याओची में काम कर रहा हूँ। मैं शुरू में इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन अंत में मैं गलती से याओची का महाप्रबंधक बन गया। क्या? वांग यूझी की प्रतिक्रिया वैसी ही थी जब जियान यू ने पहली बार यह खबर सुनी थी। उसने सदमे से अपनी आंखें फैला लीं। याओ फेंग भी दंग रह गए। उसे नहीं पता था कि उसने गलत सुना है। ये देखकर वांग युनमेई बेबसी से मुस्कुराए। क्या आप अविश्वास में हैं? यहाँ तक कि मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपने में हूँ। आप लोगों की तो बात ही छोड़िए, मैं कुछ दिनों तक काम करने के बाद ही ठीक हो गया। मैं अब याओची का महाप्रबंधक हूँ। वांग यूझी और याओ फेंग ने अवचेतन रूप से एक दूसरे को देखा। याओची बैयून शहर के शीर्ष हाई एंड नाइट क्लबों में से एक था। उनके जैसे निम्न वर्ग के लोग जब वहां से गुजरेंगे तो अधिक से अधिक चकाचौंध को देखेंगे।
लेकिन कभी उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किसी को मत बताना, खासकर भाई और यूनफा को। पिताजी और माँ को भी नहीं पता, अन्यथा वे फिर से कुछ कर सकते हैं। वांग युनमेई ने आह भरी और उन्हें याद दिलाया। वांग युझी को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसके परिवार के सदस्य कैसे हैं। इतने सालों के बाद वह पहले से ही इसकी आदी थी, इसलिए उसने समझ में सिर हिलाया। ये देखकर वांग युनमेई ने आगे कहा, दूसरी बात यह है कि साउथ सिटी को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब ध्वस्त। इस बार चौंकने की बारी याओ फेंग की थी। वह तुरंत घबरा गया और पूछा, बहन, तुमने ये खबर कहाँ से सुनी? मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? पति, चिंता मत करो, बहन की बात सुनो। वांग युझी ने याओ फेंग पर नजर डाली और उसे शांत होने का संकेत दिया। वांग युनमेई ने अपनी बहन और बहनोई की पारिवारिक स्थिति को समझा। उसने तुरंत आह भरते हुए कहा, ओल्ड वू ने मुझे इस बारे में बताया। उसका एक नियमित ग्राहक है जो सिटी प्लानिंग ब्यूरो से है, और उसने यह बात उसे कुछ दिन पहले बताई थी जब वह टोफू खरीदने गया था। ओल्ड वू ने फिर मुझे गुप्त रूप से इस बारे में बताया और मुझे योजना शुरू करने के लिए कहा। चूंकि मैं ये पहले से ही जानता हूँ, इसलिए मुझे आपको बताना होगा। यदि आवश्यक हो तो इस पर पहले चर्चा करना भी आसान होगा। जियाची ने एक झींगा छीलकर जियान ए की प्लेट पर रख दिया। यह देखकर जियान ए मुस्कुराई और अपने चचेरे भाई को धन्यवाद कहा। दोनों बच्चों ने वयस्कों की बातचीत में बाधा डाले बिना खाना खाया, लेकिन उन्होंने चुपचाप सब कुछ सुना। वांग युनमेई ने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, क्या आपने पिछले साल नहीं कहा था कि आप वह घर खरीदना चाहते हैं जिसमें आप अभी रह रहे हैं? ये कैसा था? मकान मालिक ने क्या कहा? क्या वह इसे बेचने को तैयार है? वांग युझी और याओ फेंग के पास अपना घर नहीं था। उन्होंने केवल 10 वर्षों से अधिक समय के लिए साउथ सिटी में एक मकान किराए पर लिया था। सौभाग्य से मकान मालिक अच्छा था और उसने देखा कि उनका परिवार ईमानदार था। हालांकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में उनका किराया कई गुना बढ़ा दिया था, लेकिन ये बहुत हास्यास्पद नहीं था। उन दोनों के पास नौकरी थी और वे इसका खर्च उठा सकते थे। हालांकि ये हमेशा याओ फेंग की चिंता रही थी। वह अपनी पत्नी और बेटे को असली घर देना चाहते थे, इसलिए वह पिछले कुछ सालों से एक घर खरीदने की योजना बना रहे थे। हालांकि उनके पास ज्यादा बचत नहीं थी और आवास की कीमतें साल दर साल बढ़ती रहीं। उसके दिल में वह सोच रहा था कि क्या उसे एक फ्लैट का घर खरीदना चाहिए। आखिरकार यह एक घोंसला था। पिछले साल याओ फेंग ने वांग युनमेई को इस विचार का उल्लेख करते हुए कहा था कि वह घर खरीदना चाहते हैं जिसे वह अभी किराए पर ले रहे हैं। अब जब साउथ सिटी को ध्वस्त किया जाने वाला था, वांग युनमेई ने अचानक इस बारे में सोचा। ये सुनकर याओ फेंग थोड़ा असहाय दिखे। अंत में वांग युझी ने कहा, हमने मकान मालिक से बात की है। मकान मालिक ने कहा कि वह इसे बेच सकता है, लेकिन 45,000 युआन में। हम पैसे बचा रहे थे, लेकिन हमारी बचत केवल 20,000 युआन से अधिक है। वांग युनमेई ने सिर हिलाया। आप जिस यार्ड में रहे हैं वह बहुत अच्छा है। 45,000 युआन वास्तव में उचित है। याओ फेंग ने तुरंत आह भरी और धीमी आवाज में कहा, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि इससे पहले कि मैं पर्याप्त पैसा कमा सकूं, ये घर ध्वस्त हो जाएगा। जब वह समय आएगा तो न केवल मैं घर नहीं खरीद पाऊंगा, बल्कि मुझे एक नया घर किराए पर लेकर रहना होगा। समय आने पर उन्हें घर खरीदने के लिए बचाए गए पैसे निकालकर एक अलग घर किराए पर लेना होगा। तब तक उनके परिवार के लिए
घर खरीदना तो दूर की बात होगी। हालांकि याओ फेंग ने इसे जोर से नहीं कहा। वह नहीं चाहते थे कि वांग युनमेई अपने परिवार के साथ इस बारे में चिंता करें। इस समय वांग युनमेई ने जियान ए की ओर देखा और जियान ए की नज़रें ऊपर उठीं और उसकी आंखों से मुलाकात हुई। माँ और बेटी की नज़रें मिलीं और वे तुरंत एक दूसरे को अपनी नज़रों से समझ गईं। जियान ए ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए थोड़ा सिर हिलाया। यह देखकर वांग युनमेई ने अपनी बहन और बहनोई से कहा, ये कैसा रहेगा? मैं पहले घर खरीदने के लिए आपके लिए 45,000 युआन निकालूंगी। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब वांग युझी ने ये सुना तो उसने बिना सोचे समझे इसे अस्वीकार कर दिया। बहन, मैं जानता हूँ कि आप हमारी मदद करना चाहती हैं, लेकिन हमारा परिवार अभी भी किसी संकट में नहीं पहुँचा है। आपके लिए अकेले 2 बच्चों की देखभाल करना काफ़ी कठिन है। हम आपसे पैसे कैसे उधार ले सकते हैं? नहीं, नहीं, याओ फेंग ने सहमति में सिर हिलाया। दीदी, हम अपनी जिंदगी इस आधार पर जिएंगे कि हम कितने सक्षम हैं। हम आपको फंसा नहीं सकते। मुझे कैसे फंसाया जाएगा? वांग युनमेई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने तुरंत कहा, अपना पक्ष व्यक्त करने के लिए उत्सुक न हूँ। मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। वांग युनमेई ने उन दोनों को बहस करने का मौका नहीं दिया। उसने तुरंत समझाया, ये घर वर्तमान में 45,000 युआन में बिक रहा है, लेकिन जब विध्वंस शुरू होगा तो इस घर की कीमत बहुत अधिक होगी। जब वह समय आएगा तो आप विध्वंस शुल्क मुझे वापस कर सकते हैं। कुछ वर्षों के बाद जब साउथ सिटी का पुनर्निर्माण किया जाएगा, तब भी आप एक पुनर्वास घर प्राप्त कर सकते हैं। यह इसके लायक है। जब वांग युझी और याओ फेंग ने ये सुना तो ये कहना झूठ होगा कि उन्हें कोई प्रलोभन नहीं हुआ। हालांकि उन्हें अपनी बहन से पैसे उधार लेने के लिए अपना मुंह खोलने में असहजता महसूस हुई। मुख्य कारण ये था कि दोनों ने देखा कि वांग युनमेई ने वर्षों में कितनी मेहनत की है। हालांकि उनका परिवार अमीर नहीं था, फिर भी वे एक विवाहित जोड़े थे जिन्होंने एक बेटे का पालन पोषण किया। हालांकि बहन अलग थी, उन्होंने अकेले ही 2 बच्चों का पालन पोषण किया। इतने वर्षों तक वह कैसे जीवित रही यह कुछ अन्य लोग नहीं जानते थे, लेकिन वे जानते थे, ये देखकर कि उन दोनों ने बात नहीं की। वांग युनमेई ने इसे एक मूक समझौते के रूप में लिया। उन्होंने आगे कहा, यह अंत नहीं है, क्योंकि यह एक और मामला है। आपको मेरे परिवार की तरह बनना होगा और विध्वंस की खबर जारी होने से पहले ही एक नया घर खरीदना होगा। अन्यथा जब विध्वंस की खबर जारी होगी तो आसपास की संपत्ति की कीमतें बढ़ जाएंगी। मैं इस घर को खरीदने के लिए पैसे निकाल दूंगी। मैं अब भी वही बात कहूंगी, जब आपको विध्वंस शुल्क प्राप्त हो जाए तो इसे मुझे लौटा देना। दीदी, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर याओ फेंग घबरा गए। उसकी घबराहट भरी अभिव्यक्ति थी, हम पहले से ही बहुत आभारी हैं कि आप हमें हमारा वर्तमान घर खरीदने के लिए पैसे उधार दे रहे हैं। फिर भी हम अपने लिए एक नया घर खरीदने के लिए आपके पैसे कैसे उधार ले सकते हैं? दूसरी ओर वांग युझी ने अपने आंसू पोंछना शुरू कर दिया। वह आहत और परेशान दोनों थी। उसका इतना बड़ा परिवार था, लेकिन वह और उसकी बहन ही अकेले थे जो एक साथ रहते थे। गर्मी, इतने बड़े मामले के साथ उसकी बहन बिना किसी हिचकिचाहट के अपने परिवार के लिए 2 घर खरीदना चाहती थी। उसकी बहन होने के नाते उसे एक पल के लिए नहीं पता था कि क्या कहना है और वह केवल रो सकती थी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। विध्वंस शुल्क प्राप्त होने के बाद आप मुझे पैसे वापस कर सकते हैं। हालांकि संपत्ति की कीमतें अभी ऊंची हैं। आपके वर्तमान यार्ड के आधार पर
आपको जो विध्वंस शुल्क मिलेगा वह पर्याप्त से अधिक होगा। चिंता मत करो, वांग युनमेई ने अपनी बहन को सांत्वना देना नहीं भूलते हुए ईमानदारी से समझाया। युझी, तुम क्यों रो रही हो? क्या यह अच्छी बात नहीं है? मैं अब तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा, वांग युझी ने रोते हुए कहा। दीदी, मैं बस द्रवित महसूस कर रही हूँ। आप कहती हैं कि यह आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे याद करती हैं और मेरी चिंता करती हैं। पिताजी, माँ, मुझे लगता है कि चाची की राय अच्छी है। उस समय जियाची, जो चुपचाप खा रहा था, ने अचानक हल्की आवाज में कहा। उन्होंने वांग युझी को 2 टिश्यू दिए और सबकी नज़रों के नीचे कहा, हालांकि मैं अभी भी एक बच्चा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि चाची हमारे परिवार की भलाई के लिए ऐसा कर रही हैं। सबसे पहले, अगर हम अभी घर नहीं खरीदते हैं, तो नुकसान सिर्फ एक गज का नहीं होगा, बल्कि पूरे विध्वंस से हमारे परिवार को जो लाभ होगा, विध्वंस शुल्क और एक पुनर्वास घर। जहाँ तक चाची हमारे परिवार को एक नया घर खरीदने में मदद करने के लिए अग्रिम रूप से पैसा उधार देना चाहती है, वह ये भी जानती है कि अगर हम नहीं खरीदते हैं अब जब विध्वंस शुरू होगा, तो संपत्ति की कीमतें बढ़ेंगी। उस समय हमारे परिवार अभी भी अधिक पैसा खर्च करने वाले होंगे। हम पहले इसे खरीदने के लिए पैसे उधार क्यों नहीं लेते और समय आने पर पैसे वापस कर सकते हैं? मेरा यही मतलब है। वांग युनमेई ने सांस छोड़ी और जियाची की ओर देखा। मेरा भतीजा अभी भी सबसे होशियार है। फिर उसने अपनी बहन और जीजाजी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसे सुनो, यहाँ तक कि एक बच्चा भी इतने सरल तर्क को समझ सकता है। तो आप दोनों अभी भी क्यों झिझक रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मैं बिना कुछ लिए भुगतान कर रही हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें उधार दे रही हूँ, इसलिए उन बेकार चीज़ों के बारे में मत सोचो। वांग युझी और याओ फेंग ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और आह भरी। याओ जियाची ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और वांग युनमेई की ओर देखने के लिए अपना गोरा और कोमल चेहरा उठाया। उसने एक एक शब्द करके कहा, चाची, जब मैं भविष्य में सफल हो जाऊंगा, तो मैं आपके प्रति विनम्र हो जाऊंगा। ओह, देखो मेरा भतीजा कितना समझदार है, वांग युनमेई ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारा जियाची भविष्य में आशाजनक होगा। वह एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में दाखिला लेगा और विदेश में अध्ययन करके वापस आएगा। याओ जियाची छोटे सूरज की तरह बड़े सफ़ेद दांतों की एक पंक्ति दिखाते हुए मुस्कुराया। इसके साथ ही उन्होंने मामले को सुलझा लिया। हालांकि वांग युझी और उनके पति व्यक्तिगत रूप से इसके लिए सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। वे केवल यही चाहते थे कि वांग युनमेई को जल्द से जल्द पैसा लौटाने के लिए उस जगह को जल्द से जल्द ध्वस्त कर दिया जाए। घर के रास्ते में वांग युनमेई ने साइकिल चलाई, जबकि जियान ए पिछली सीट पर बैठा था। माँ, क्या आपने आज मेरे चाचा के साथ प्रक्रियाएं पूरी कर लीं? जियान ए ने अचानक पूछा। वांग युनमेई ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, ये हो गया। घर हमें हस्तांतरित कर दिया गया है और हमने उसे पैसे दे दिए हैं। जियान ए ने कुछ नहीं कहा। वह बस आगे बढ़ी और वांग युनमेई की कमर को गले लगा लिया और अपना चेहरा अपनी माँ की पीठ में छिपा लिया। वह जानती थी कि उसकी माँ को हमेशा आशा थी कि यह परिवार एक दिन एक दूसरे को स्वीकार करेगा। अन्यथा इतने वर्षों और इतनी घटनाओं के बाद अब कोई भी ऐसे रिश्तेदारों से बातचीत नहीं करना चाहेगा। हालांकि उनकी माँ हमेशा विनम्र रहीं और इन लोगों के लिए चुपचाप बलिदान कर दिया। उस रिश्तेदारी को बनाए रखने की कोशिश की जो उनके लिए मौजूद नहीं थी। पिछले जन्म में उनकी माँ का निधन
लीवर कैंसर के कारण हो गया था। जियान ए को अब भी याद है कि अंतिम संस्कार में उसकी चाची और चाचा के अलावा वांग परिवार से किसी और को नहीं देखा गया था। इसलिए इस जीवन काल में जियान ए नहीं चाहती थी कि उसकी माँ कोई समझौता करे। माँ, चलो बाद में शारीरिक परीक्षण के लिए अस्पताल चलते हैं, जियान ए ने अचानक कहा। वांग युनमेई मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए ठिठक गए। स्कूल नहीं है, हर साल एक स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन करें। क्यों, क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो? जियान ए ने अपना मुंह खोला, लेकिन यह नहीं पता था कि यह कैसे कहना है। थोड़ी देर बाद उसने सांस छोड़ी। हाँ, इस जीवन काल में उसके जीवन की गति उसके पिछले जीवन से बिल्कुल अलग थी। अपने पिछले जीवन में उसकी माँ को जियान ए के विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान यकृत कैंसर के बारे में पता चला था, और ये तब पहले से ही अंतिम चरण में था। जियान ए ने कभी भी इस समस्या के बारे में गहराई से सोचने की हिम्मत नहीं की। उसे केवल यही आशा थी कि उसकी माँ इस आपदा से सफलतापूर्वक बच सकेगी। भले ही भाग्य ने खुद को दोहराया, उसे उम्मीद थी कि वह इसे जल्द से जल्द खोज सकेगी। यदि यह सौम्य होता तो सब कुछ अभी भी समय पर होता। घर लौटने के बाद वांग युनमेई ने अपना मेकअप लगाना शुरू कर दिया। हालांकि महाप्रबंधक बनने के बाद उसे शराब पीने की जरूरत नहीं थी। याओची जैसे बड़े नाइट क्लब में करने के लिए कई छोटी छोटी चीजें थीं। वांग युनमेई के पास 3 सहायक थे, जिससे वह व्यस्त महसूस करती थी। इसलिए उन्होंने पहले से भी पहले काम शुरू कर दिया। जियान ए ने अपना स्कूल बैग सोफे पर फेंक दिया और सीधे अपने कमरे में वापस चली गई। हालांकि जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, जियान ए को उसके बिस्तर पर एक बक्सा मिला। झुंझलाते हुए जियान ए ने सहजता से दरवाज़ा बंद कर दिया और बक्सा लेने के लिए आगे बढ़ गया। चीज़ भारी नहीं थी, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए। जियान ए ने पहले अपनी एक्स-रे दृष्टि से देखा और एक फ़ोन और एक नोट पाया। ये बाई झोउ थी। लगभग तुरंत ही जियान ए को समझ आ गया। उसने बक्सा खोला। अंदर नवीनतम मोबाइल फ़ोन और एक नोट था। संप्रदाय मास्टर, मैंने ये फ़ोन आपके लिए तैयार किया है। इसमें मेरा फ़ोन नंबर सेव है। मैं हमेशा बैयून शहर में रहूँगा। यदि आपको मुझसे कुछ भी करने की आवश्यकता हो तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। पैगंबर से, बाई झोउ। ये वास्तव में बाई झोउ थी। जियान ए ने आह भरी और फिर मुस्कुराई। वह इन कुछ दिनों से एक फ़ोन खरीदने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बाई झोउ इतना विचारशील होगा कि वह उसे गुप्त रूप से वितरित करेगा जब घर पर कोई नहीं था। कल बाई झोउ ने कहा कि वह कोई मानसिक साधना तकनीक या मार्शल आर्ट नहीं जानता। जियान ए को पहले से ही इस पर आधा विश्वास था। अब वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे संदेह था कि बाई झोउ ने कुछ छिपा रखा है। अन्यथा जब उन्होंने दरवाज़ा ठीक से बंद कर दिया था तो उन्होंने इसे कैसे वितरित किया? उसने अपने फ़ोन की संपर्क सूची खोली और देखा कि बाई झोउ के नंबर को छोड़कर वह खाली थी। जियान ने मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। फिर उसने उसे डायल किया। फ़ोन की घंटी एक बार बजी। किसी ने झट से उठा लिया। पंक्ति के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने कहा, संप्रदाय मास्टर, आज रात आओ। मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। जियान ए ने कहा। किस समय? बाई झोउ ने पूछा। कल जैसा ही समय। ठीक है। फ़ोन काटने के बाद जियान ए बिस्तर पर गिर गया। अपने पुनर्जन्म के बाद पहले दिन उसने खुद से कसम खाई कि वह अपने परिवार का भाग्य बदलने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करेगी। चाहे वह उसकी माँ हो, उसका भाई हो, उसकी चाची हो या जियाची हो, वह इस जीवन काल में सभी की रक्षा करेगी। हालांकि वह केवल 14 वर्ष की थी,
पहचान पत्र के बिना व्यवसाय शुरू करना उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया। अब ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग उसकी मदद कर रहा था, जिससे बाई झोउ को किसी की जरूरत पड़ने पर उसके पास आने की इजाज़त मिल गई। इसलिए जियान ए ने भी इसके बारे में सोचा था। अब कुछ चीज़ों को एजेंडे में रखने का समय आ गया है। शाम के 10 बजे बाई झोउ ने समय पर दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, जियान ए अपनी आंखें घुमाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, खड़े हो जाओ। जब बाई झोउ, जो एक घुटने पर बैठी थी, ने ये सुना, तो वह आज्ञाकारी रूप से खड़ा हो गया। कल की ही तरह उसने काले रंग का सूट बड़े करीने से पहना हुआ था और उसका चेहरा इतना सुंदर था कि देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। फिर से घुटने मत टेको, जियान ए ने गुस्से में कहा। बाई झोउ को नहीं पता था कि उसने क्या गलत किया है। उसने तुरंत आकर्षक और मासूमियत से अपनी लंबी और संकीर्ण आंखें झपकाईं। क्या तुमने सुना? जियान ए ने उसकी ओर घूरकर देखा और गांव के पूर्व की ओर से आए एक बदमाश की तरह अपनी भौहें धमकी भरे अंदाज में उठाईं। ओह! बाई झोउ ने अपने होंठ भींचे। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसने फिर भी सिर क्यों हिलाया। जियान ए संतुष्ट था और मुड़ गया। अंदर आएं। वे दोनों सोफे पर बैठ गए। जियान ए सीधे मुद्दे पर आया। मैंने आपको आज यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। संप्रदाय गुरु, कृपया मुझे निर्देश दें। जब बाई झोउ ने ये सुना, तो उसने जल्दी से सम्मानजनक अभिव्यक्ति के साथ सहमति में सिर हिलाया। वह नहीं जानती थी कि उसके प्रति बाई झोउ के विनम्र रवैये से कैसे निपटें, जहाँ वह उसकी किसी भी बात के लिए सहमत हो जाता था। हालांकि वह ये भी महसूस कर सकती थी कि संप्रदाय गुरु के रूप में उसकी स्थिति बाई झोउ के दिल में सर्वोच्च थी। उसकी हड्डियों से स्वाभाविक रूप से सम्मान झलकता है। हालांकि वह असहज महसूस कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे ही उसे इसकी आदत हो गई। खांसी। जियान ए ने खांसी और प्राकृतिक दिखने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, मैं एक निगम पंजीकृत करना चाहती हूँ। एक निगम पंजीकृत करें? बाई झोउ स्तब्ध रह गया, जैसे कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका। जियान ए ने सिर हिलाया और दोहराया, यह सही है, एक निगम पंजीकृत करें। जब बाई झोउ ने ये सुना, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन जियान ए के चेहरे को लंबे समय तक देखता रहा। जियान ए ने भी उसे तब तक भावहीन रूप से देखा जब तक बाई झोउ ने अपना सिर झुकाकर नहीं पूछा, क्या आपको पैसे की ज़रूरत है? संप्रदाय मास्टर। जियान ए ने ध्यान से उसके शब्दों का स्वाद चखा। ये सच था। उसने शांति से सिर हिलाया। हाँ, तो मुझे इसे अर्जित करना होगा। अप्रत्याशित रूप से, जैसे ही जियान ए ने बोलना समाप्त किया, बाई झोउ ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उन्होंने निश्चितता के साथ कहा, मैं संप्रदाय मास्टर को व्यक्तिगत रूप से पैसा कमाने कैसे दे सकता हूँ? संप्रदाय मास्टर, कृपया मेरा पैसा खर्च करें। इसे बेरहमी से खर्च करें। जियान ए का मुंह अवचेतन रूप से हिल गया। इस विनती भरे स्वर में क्या था? और उसने उसे जमकर पैसे खर्च करने को भी कहा। उसे किसी और का पैसा बुरी तरह खर्च करने की कितनी बड़ी शिकायत थी। जियान ए ने बाई झोउ को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने कोठरी का दरवाज़ा खोला और कपड़ों के ऊपरी ढेर के नीचे से एक लाल बैंक बुक निकाली। जब वह लिविंग रूम में लौटी, तो उसने बैंक बुक को बाई झोउ के सामने फेंक दिया और अपनी बाहों को क्रॉस करके सोफे पर वापस झुक गई। उसने शांति से कहा, मेरी सारी संपत्ति यहीं है। यह एक निगम को पंजीकृत करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसका बड़ा होना जरूरी नहीं है। आप कानूनी व्यक्ति होंगे। बाई झोउ ने बैंक बुक उठाई और उसे देखा।
उसने सोचा कि उसने चीजें देखी हैं। जियान ए की ओर पलक झपकाने से पहले उसने बैंक बुक पर फिर से संख्याएं गिन लीं। सिर्फ 2 मिलियन युआन। जियान ए ने शांति से कंधे उचकाए। मैं ज्यादा नहीं जानता। 1 मिलियन युआन का उपयोग पंजीकरण निधि के रूप में किया जाएगा और शेष 1 मिलियन युआन का उपयोग प्रारंभिक पूंजी के रूप में किया जाएगा। मैं अभी भी स्कूल में हूँ, इसलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हम बाद में फोन पर अधिक बातचीत करेंगे। ओह, बाई झोऊ का चेहरा उतर गया। वह परेशान था। उसके पास पैसा था। यदि संप्रदाय गुरु को धन की आवश्यकता होती तो वह बस मांग सकती थी। उसे इसे स्वयं क्यों अर्जित करना पड़ा? उस पल ऐसा लगा मानो उसके मालिक ने बाई झोऊ को छोड़ दिया हो। उसके चेहरे पर गलत भाव था। जियान ए मुस्कुराई और असहायता से अपना सिर हिलाया। ठीक है, तुम एक बदमाश बहू की तरह दिखती हो। मेरे पास केवल 2 मिलियन युआन हैं और मुझे लगता है कि मैं कंपनी की स्थापना होने तक ही इसका समर्थन कर सकती हूँ। मेरी योजना पहले रियल एस्टेट उद्योग में प्रवेश करने की है। यह एक पैसा लेने वाला उद्योग है, इसलिए मुझे भविष्य में आपसे और अधिक मांगना होगा। जब बाई झोऊ ने ये सुना तो उसके मुंह के कोने मुड़ गए और एक आकर्षक मुस्कान प्रकट हुई। जियान ए ने मन ही मन सोचा कि वह एक राक्षस था। यह अच्छी बात थी कि उसे सुंदर पुरुष पसंद नहीं थे, अन्यथा इतने खूबसूरत आदमी के हर दिन उसे देखकर मुस्कुराने और उसकी बातें सुनने से वह शायद मोहित हो जाती। पिछले कुछ दिन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे थे। उसकी चाची ने वह घर पहले ही खरीद लिया था जहां वह किराए पर थी और वह नए घर देखने के लिए समय का सदुपयोग कर रही थी। उसके छोटे चाचा को 2 लाख युआन मिले थे। हालांकि वह आमतौर पर थोड़ा हटकर था। कम से कम वह जानता था कि शादी एक बड़ी बात थी, इसलिए उसने आज्ञाकारी रूप से दूसरे पक्ष को सगाई का उपहार दिया। हाल ही में वह अपनी पत्नी के साथ घर भी देख रहे थे। उनके बड़े चाचा और उनका परिवार वानबाओ जिले में रहते थे, जिसमें साउथ सिटी के बीच में हैचिंग जिला और झोंगलू जिला था। इसके अलावा वह अपने बारे में बहुत सोचता था और इन भाई बहनों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। परिणामस्वरूप उसे कभी पता नहीं चला कि उसके भाई ने 2 लाख युआन के लिए उनके घर के कागजात का आदान प्रदान किया था। शनिवार की सुबह भोर से पहले जियान ए उठी और अपनी माँ और भाई के साथ नाश्ते की दुकान पर गई। नाश्ते का स्टॉल कल आखिरी दिन खुला था। आज वे अपना सामान पैक करने और मकान मालिक को सौंपने के लिए स्टॉल साफ करने आए थे। हालांकि विध्वंस की खबर जारी नहीं की गई थी। नए घर को नवीनीकरण की आवश्यकता थी। वांग युनमेई नाश्ते की दुकान छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सके। हुआ यूं कि किराया खत्म हो गया था। वांग युनमेई ने सोचा कि चूंकि उसने पहले ही व्यवसाय समाप्त करने का फैसला कर लिया है, इसलिए वह पट्टे का नवीनीकरण नहीं करेगी और परिचालन जल्दी बंद कर देगी। स्टॉल में ज्यादा चीजें नहीं थीं और मेज़ों और कुर्सियों की कीमत ज्यादा नहीं थी। वांग युनमेई ने पहले ही आसपास के नाश्ते के स्टॉलों से बात की थी और उन्हें 2-2 सेट दिए थे। उन्होंने बचा हुआ आटा भी उन्हें कम कीमत पर बेच दिया। वांग युनमेई ने फ्राइंग पैन और कुछ अन्य धातु की वस्तुओं को बेचने के लिए लाने के लिए भी लोगों से संपर्क किया। वे तीनों व्यस्त थे। तभी किसी ने अचानक बाहर से कसकर बंद दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। वांग युनमेई हैरान रह गए और चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जियान ए और जियान यू जल्दी से रसोई से बाहर भागे। उस व्यक्ति द्वारा दरवाजा खटखटाने के बाद वह अपना संतुलन खो बैठा और दरवाजे पर जमीन पर गिर गया। वांग युनमेई इतनी डर गईं कि वह तुरंत 2 कदम पीछे हट गईं।
जियान ए और जियान यू भी सावधानी से आगे बढ़े और जमीन पर पड़े आदमी को सदमे से देखा। उस आदमी का चेहरा खून से लथपथ था और उसकी शक्ल देखना असंभव था। उनके सफ़ेद ट्रैकसूट में कई छेद थे और उनके पूरे कपड़ों पर खून और गंदगी के धब्बे थे। साफ था कि उसका किसी से झगड़ा हुआ था। वांग युनमेई बुरी तरह डर गई थी, लेकिन वह एक माँ थी। उसने सहज रूप से अपनी बेटी और बेटे को अपने पीछे ढाल लिया। उसने डर को अपने दिल में दबा लिया और नीचे झुककर पुकारने लगी, यंग मैन। वह व्यक्ति जमीन पर लेट गया और काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की। माँ, क्या वह मर गया है? जियान यू ने संदेहपूर्वक फुसफुसाया। हालांकि ये कहते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। वांग युनमेई का दिल और भी तेज धड़कने लगा। उसने साहस जुटाया और 2 कदम आगे बढ़ी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मूल रूप से चुप रहने वाला व्यक्ति अचानक खांसने लगा। खांसी। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी और उसके मुंह में खून के बुलबुले थे। वांग युनमेई हैरान रह गए। जियान ए तेजी से आगे बढ़ा और उस आदमी के पास बैठ गया। उस आदमी की आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन वह भींगा हुआ था। ये स्पष्ट था कि उसने होश नहीं खोया था। जियान यू और वांग युनमेई ने भी उसे घेर लिया, ये देखकर कि वह आदमी अभी भी सांस ले रहा था। जियान यू ने राहत की सांस ली और कहा, चलो पुलिस को बुलाएं, या 120। वांग युनमेई ने तुरंत सिर हिलाया। सौभाग्य से महाप्रबंधक बनने के बाद कंपनी ने उन्हें एक फ़ोन प्रदान किया। जैसे ही वह पुलिस को बुलाने के लिए उठने ही वाली थी, उस आदमी ने अचानक धीरे से चिल्लाकर कहा, आंटी मेई। हर कोई स्तब्ध रह गया। जियान ए और जियान यू ने एक ही समय में वांग युनमेई को देखा। जियान ए ने पूछा, माँ, क्या वह आपको जानता है? वांग युनमेई स्तब्ध रह गए। हालांकि इस व्यक्ति का चेहरा खून से लथपथ था, फिर भी उसके चेहरे की खुरदरी रूपरेखा अभी भी स्पष्ट थी। वांग युनमेई ने इसके बारे में ध्यान से सोचा, लेकिन उसे ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में याद नहीं आया। आप कौन हैं? वांग युनमेई ने उत्सुकता से पूछा। आंटी मेई, मैं वू बी। उस आदमी ने दर्द सहन किया और दांत पीसते हुए कहा, वू बी। वांग युनमेई चौंक गई और वह जल्दी से नीचे बैठ गई। वह शुरू में अभी भी थोड़ा डर रही थी, लेकिन उसने तुरंत उस आदमी को अपने सामने उठाया और उसे अपनी बाहों में आधा लिटा लिया। चिंतित अभिव्यक्ति के साथ वांग युनमेई ने उस व्यक्ति को अपनी बाहों में देखा और पूछा, वू बी, तुम हो? मैं ठीक हूँ। ऐसा लग रहा था कि वू बी ठीक हो गया है। हालांकि वह बुरी तरह घायल हो गया था, फिर भी कम से कम वह बात तो कर सकता था। माँ, वह है। जियान यू और जियान ए नुकसान में थे। उन्होंने उसे ये कहते सुना था कि उसका नाम वू बी है, लेकिन वे वू नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते थे। दुई, आपने अपने अंकल वू के बेटे को पहले कभी नहीं देखा है। वांग युनमेई ने समझाया। जियान ए और जियान यू अंततः समझ गए। वे सभी जानते थे कि अंकल वू का एक बेटा है, लेकिन उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें पहली बार उन्हें इस तरह देखने की उम्मीद नहीं थी। वांग युनमेई अब तक शांत हो चुकी थी और उसने जल्दी से जियान यू से कहा, जियो यू, जाओ अपने अंकल वू को ढूंढो, जल्दी। जियान यू ने सिर हिलाया और खड़ा होने ही वाला था कि वू बी ने अचानक कहा, मत करो, उसे आने मत दो। लेकिन आपकी चोटें बहुत गंभीर हैं और आपके शरीर पर बहुत खून बह गया है। वांग युनमेई चिंतित दिखीं और उनकी आंखें लाल होने से बच नहीं सकीं। आंटी मेई, मैं सचमुच ठीक हूँ। ये सब किसी और का खून है। वू बी हौंफने लगा। उसके शरीर पर लगी चोटों से दर्द हो रहा था और वह भौहें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जियान ए ने अपने सामने खून से लथपथ व्यक्ति
को देखा। वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। यदि वह अस्पताल नहीं गया और अंकल वू को बताना नहीं चाहता था, तो शायद वह नहीं चाहता था कि किसी को इसके बारे में पता चले। जियान ए ने एक पल के लिए सोचा और कहा, माँ, भाई वू भी नहीं चाहते कि अंकल वू चिंता करें, लेकिन हम आज स्टॉल की सफाई कर रहे हैं। अंकल वू शायद बाद में मदद के लिए आएंगे। मुझे लगता है कि मैं और मेरा भाई पहले भाई वू बी की मदद करेंगे और उनके घाव का इलाज करने में मदद करेंगे। जब वांग युनमेई ने ये सुना, तो उसने वू बी की ओर देखा, जो उसकी बाहों में थी। हालांकि उन्होंने कहा कि वह ठीक हैं, उनके शरीर पर बहुत खून था और उनका चेहरा सूज गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ठीक है। आंटी मेई, बोलने में कठिनाई होने पर वू बी हौंफने लगा। कृपया ओल्ड वू को मत बताना। मैं तुम्हारे लिए परेशानी पैदा नहीं करूंगा। बच्चे, तुम किस परेशानी के बारे में बात कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारी चोट के बारे में चिंतित हूँ, वांग युनमेई ने कहा। फिर उसने जियान यू और जियान ए से बात करने से पहले एक पल के लिए सोचा। ये कैसा रहेगा? आप दोनों उसकी मदद करें और पहले उसकी चोट का इलाज करें। ये सुनते ही जियान यू ने सिर हिलाया। वह नीचे बैठ गया और वू बी को ऊपर धकेल दिया। जियान ए जल्दी से उसकी मदद करने के लिए ऊपर गया। वू बी को ओल्ड वू के जीन विरासत में मिले थे और वह जियान यू से आधा सिर लंबा था, जो 1.8 मीटर से अधिक लंबा था। जियान ए का शरीर छोटा था। चोट लगने के कारण वू बी कोई ताकत नहीं लगा पा रहे थे और उनका पूरा भार उनके कंधों पर था। 10 मिनट की पैदल दूरी तय करके उन्हें घर पहुंचने में आधा घंटा लग गया। जैसे ही वे अंदर आए, उन दोनों ने जल्दी से वू बी को सोफे पर बिठा दिया। जियान यू इतना थक गया था कि वह हौंफ रहा था। भाई वू बी को उसकी बनावट अंकल वू से विरासत में मिली है। वह बहुत भारी है, क्षमा करें। वू बी सोफे पर लेट गया और कमजोर होकर बोला। उसने सोचा कि वह पहले ही सो गया है, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से जाग गया था। जियान यू शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाने से नहीं रोक सका। समारोह में खड़े मत रहो, भाई वू बी, बस हमारे घर पर आराम करो और स्वस्थ हो जाओ। जियान ए बाथरूम में गया और गर्म पानी का एक बेसिन ले आया। उसने एक तौलिया गीला किया और वू बी के चेहरे पर लगे खून को पोंछने ही वाली थी, लेकिन वह उसे याद दिलाना नहीं भूली। थोड़ा दर्द हो सकता है, थोड़ी देर के लिए इसे सहन करो। वू बी की दोनों पलकें उबले हुए जूड़े की तरह सूजी हुई थीं। वह केवल अपनी आंखों के अंतराल से जियान ए को अस्पष्ट रूप से देख सकता था, जो सोफे के पास बैठा था। वह उसकी शक्ल नहीं देख सका। उन्होंने केवल यह महसूस किया कि प्रकाश के तहत जियान ए की प्रोफाइल बेहद कोमल थी। उसकी चमकदार और पारभासी त्वचा दमकती हुई लग रही थी। उसके चिकने माथे पर कोई दोष नहीं था और उसने एक साधारण चोटी बनाई हुई थी। वू भी अपने होठों पर मुस्कान लाना चाहता था, लेकिन वह कोई ताकत नहीं जुटा सका। अंत में वह धीमी आवाज में केवल इतना ही कह सका, मैं ठीक हूँ, मैं दर्द से नहीं डरता। हालांकि उन्होंने कहा कि जियान ए के हाथ अभी भी बहुत कोमल थे, खासकर जब उसने उसके लाल और सूजे हुए चेहरे को छुआ, तो उसने अवचेतन रूप से अपने दांत पीस लिए जैसे कि वह उसके लिए दर्द में हो। हालांकि वू बी को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। शुरू से आखिर तक उसने एक भी आवाज नहीं निकाली। भाई, आपको पहले स्टॉल पर वापस जाना चाहिए। स्टॉल आज खाली है। अगर हम दोनों वहाँ नहीं हैं, तो अंकल वू इसके बारे में पूछेंगे। माँ झूठ बोलने में सबसे खराब है, इसलिए वह राज उगल सकती है। जियान ए ने भाई वू बी का चेहरा पोंछने के बाद जियान यू से कहा। जियान यू,
इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उसकी बहन की बात सही थी। उसने वू बी की ओर देखा, जो सोफे पर थी, और सिर हिलाया। अगर कुछ भी होता है तो स्टॉल पर मुझे देखना याद रखें। अपने भाई के चले जाने के बाद जियान सामान्य आपातकालीन चिकित्सा किट निकालने के लिए अपनी मां के कमरे में गई। अंदर बहुत कुछ नहीं था, लेकिन कीटाणुनाशक, लाल दवा और धुंध थी। ये पर्याप्त होना चाहिए। सोफे पर लौटते हुए जियान ने वू बी की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं, जिनकी शक्ल वह नहीं बता सकती थी। इस समय उसने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसकी सांसें भी थोड़ी शांत हो गई थीं और वह सो गया था। जियान नीचे बैठ गया और अपने घावों का धीरे से इलाज करना शुरू कर दिया। वह अपने दिल में बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इतने निर्दयी होने के लिए उनके मन में एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत थी। इसके अलावा भाई वू बी का शरीर मूल रूप से लाल है और कुछ खरोंचों के साथ सूज गया है। ऐसा लगता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा कि उसके शरीर पर खून किसी और का था। क्या वह किसी को पीट पीट कर मार रहा था? उद्धरण चिन्ह।